द ग्रेट जमाई एपिसोड 46 टू 50। हेलो दोस्तों, हमारा पॉकेट ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है, जहां स्टोरी सुनाई नहीं जाती महसूस किया जाता है, आपका मन हो रूह पर छाप छोड़ जाता है। अगर स्टोरी पसंद आया हो और जो नया हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। रामनाथ के परिवार के महारथी योद्धा कवच को तोड़ने की पूरी कोशिश कर थक गए, लेकिन कवच को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तभी अचानक से नरेंद्र के घर में से ही एक नौकर ने छिपकर गद्दारी करते हुए रास्ता बताने को पेशकश की। महारथी से नौकर बोला, इस शहर के उत्तर की तरफ इस परिवार की 5 हथियारों की फैक्ट्रियां हैं। यहाँ समय बेकार करने से बेहतर है कि तुम उन फैक्ट्रियों को तबाह करो। फैक्ट्रियों को तबाह होते देखकर ये दोनों जरूर बाहर आएंगे। जैसे ही नरेंद्र और पुरुषोत्तम ने उस नौकर को भेद खोलते हुए सुना तो उनका खून खौल उठा। पुरुषोत्तम उसकी तरफ दौड़े और नौकरों से उसे पकड़ने के लिए चिल्लाए, गद्दार, इसके पहले कि वह कवच से बाहर निकले उसे पकड़ लो। पुरुषोत्तम की बात सुनकर उस नौकर ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन पुरुषोत्तम परिवार के नौकरों ने की फुर्ती के आगे उसकी यह कोशिश बेकार गई। वह पकड़ा गया। उसने पकड़ने के बाद नौकरों ने उसे पुरुषोत्तम के सामने पेश किया। उसे देखते ही पुरुषोत्तम लात घूंसों से उस पर टूट पड़े। बता साले, तूने गद्दारी क्यों की? हमने तुझे क्या नहीं दिया? जो रोटी हमने खाई वही रोटी तुझे खिलाई, फिर भी तूने ऐसा किया। बता तू कितने में बिका है? कौन है तेरा खरीदार? पुरुषोत्तम उसे जितना पीट रहा था उतना ही चिल्ला रहा था। पिटने के बावजूद भी वह नौकर हंस रहा था। वह बोला, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करने नहीं बल्कि अपना बदला लेने आया था, और आज मेरा वह बदला पूरा हुआ। कैसा बदला? उसके मुंह बदला शब्द सुनकर अचानक से पुरुषोत्तम रुक गए। नरेंद्र भी यह शब्द सुनते ही हैरान हो गया। अब क्या करोगे जानकर? अब तुम पूरी तरह से खत्म हो गए। अगर बाहर जाओगे तो मारे जाओगे और अंदर रहे तो तुम्हारे कारखाने। हा हा हा, खत्म सब स्वाहा। उसका हंसना सुनकर नरेंद्र पुरुषोत्तम को रोकते हुए बोला, रुकिए पिताजी, अगर यह मुंह नहीं खोलना चाहता तो मेरे पास एक इसका भी उपाय है, पीड़ादायक मंत्र। उससे तो बड़े बड़े शूरमा भी सब कुछ सच सच बकने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वह नौकर पीड़ादायक मंत्र का नाम सुना तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह चिल्लाने लगा, बोला, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मार दो, मैं तुम्हारा गद्दार हूँ, मेरा गला काट दो। वह जानता था कि पीड़ादायक मंत्र का दर्द उसके बर्दाश्त के बाहर होगा। उस मंत्र से ऐसा दर्द होता है जैसे कि एक साथ किसी ने दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए हों। लेकिन नरेंद्र कहाँ रुकने वाला था। जैसे ही उसने पीड़ा मंत्र पढ़ने के लिए अपनी आंख बंद किया, तुरंत वह गद्दार नौकर बोला, प्लीज़ रुक जाओ, मैं बताता हूँ। नरेंद्र रुक गया और बोला, बता तू कौन है और किसने भेजा है? मैं शेर सिंह का भाई हूँ। गद्दार नौकर नरेंद्र की तरफ बोला, जब तुमने उस जंगल में शेर सिंह और मयंक चौहान को मारा तो मैं वहीं था। मेरी आंख लग गई थी, इसलिए मैं बच गया। जब मेरी आंख खुली तो मारे साथ के सारे लोग मारे गए थे और तुम एक राक्षसी चील पर बैठकर जा रहे थे। उसके बाद से ही मैंने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी और तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे घर में नौकर बन गया। लेकिन मैंने देखा कि तुम लोग बहुत ताकतवर हो और मैं अकेला तुम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, तो मैंने अपना बदला इस तरह से लिया है। मार दो इस घुसपैठिए को। नरेंद्र अपनी आंखों में खून लिए बोला, क्योंकि यह पूरा खूनी खेल वहीं से शुरू हुआ था। अगर महेश चौहान और सार्थक कुशवाहा उसे मारने के लिए भाड़े के सिपाही नहीं भेजे होते तो लड़ाई इस हद तक नहीं पहुंचती। नरेंद्र का हुक्म मिलते ही एक नौकर ने उस गद्दार का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उधर जब वे महारथी तीनों अमोघ कवच को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने अपनी रणनीति ही बदल दी। उनमें से एक ने बोला, हम फिजूल में ही यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। जब ये कवच तोड़ना कठिन है तो क्यों ना हम चल के इसके कारखानों को बर्बाद कर दें। तुम ठीक कह रहे हो, चलो। बाकी दोनों उसकी बात पर राजी हो गए और वहां से जाने लगे। जब नरेंद्र उनकी बात सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अगर वे सिंघल परिवार के कारखानों पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर देते तो सिंघल परिवार के लिए यह एक घातक झटका साबित होता। अब हम क्या करेंगे नरेंद्र? पुरुषोत्तम सिंघल के चेहरे की हवाएं उड़ गई, क्योंकि ये कारखाने ही पुरुषोत्तम सिंघल की पूरी जिंदगी की कमाई थी और वे अपनी जिंदगी भर की कमाई को इस तरह से बेकार नहीं होने देना चाहते थे। अभी वे तीनों महारथी नरेंद्र से घर से उसके कारखानों की तरफ जाने के लिए उठे ही थे कि अचानक से राजकुमारी माला की आलीशान गाड़ी आकर नरेंद्र के घर के सामने खड़ी हुई। उस गाड़ी को देखते ही रामनाथ के परिवार के तीनों महारथी ठिठक कर खड़े हो गए। ये तो राजकुमारी माला की घोड़ा गाड़ी है ना? उस गाड़ी को देखकर एक महारथी हैरान होते हुए बोला, हाँ, लेकिन ये यहाँ क्या करने आए हैं? दूसरा महारथी बोला। गाड़ी रुकी, पर्दा खुला और अंदर से राजकुमारी माला बाहर आए और उन्होंने एक नज़र से खिड़की से झांक रहे नरेंद्र और सिंघल परिवार के बाकी सदस्यों को देखा और फिर नरेंद्र के परिवार को मारने आए तीनों महारथियों की तरफ देखा। राजकुमारी जी, आप बीच में नहीं आइए तो बेहतर है। तीनों महारथियों में से एक ने बोला, ये हमारे परिवार का मामला है।
अब इस परिवार के सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुम लोगों में से कोई भी नरेंद्र या उसके परिवार की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो अंजाम बेहद बुरा होगा। राजकुमारी ने तीनों महारथियों को धमकाते हुए बोला। राजकुमारी की धमकी सुनकर तीनों महारथी सहम गए। उनमें से एक ने धीरे से कहा, अब हम क्या करेंगे? राजकुमारी तो उसकी तरफ हैं। कैसा रहेगा अगर हम राजकुमारी को ही मार दें? पहले की बात सुनकर दूसरा महारथी फुसफुसाते हुए बोला, उनके साथ कोई पहरेदार नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उनकी हत्या का शक पुरुषोत्तम के परिवार पर ही जाएगा और फिर हमारा काम खुद महाराज कर देंगे। बकवास मत करो। अगर महाराज को किसी तरह से सच्चाई का पता चल गया तो सिर्फ हमें ही नहीं हमारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। दूसरा उसकी बात खारिज करते हुए बोला। अपने साथी से इतना कहने के बाद वह राजकुमारी माला से बोला, राजकुमारी जी, इसने हमारे परिवार के एक आदमी को मारा है। अगर हम अपना बदला नहीं लेंगे तो राजधानी में हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी? मुझे तुम्हारे परिवार के इज्जत की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ आयुर्वेद केंद्र के सबसे होनहार वैद्य की परवाह है। राजकुमारी माला बोली। राजकुमारी माला की बात सुनकर पहला महारथी बोला, आप हमें रोककर गलत कर रही हैं। हमें रोकना कहीं आपके लिए ही भारी ना पड़ जाए। उस महारथी की बात सुनकर राजकुमारी को गुस्सा आ गया। वो बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बात करने की? तुम्हारे परिवार का मुखिया भी मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकता। राजकुमारी बोली। राजकुमारी का गुस्सा देखकर वे तीनों राजकुमारी के आगे घुटने टेक दिए। उनका नेता बोला, अपने साथी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ राजकुमारी जी। हमारे परिवार के एक सदस्य की हत्या हुई है। ये हमारा आपसी विवाद है। आप इस राज्य की राजकुमारी हैं। हमें न्याय मिलना चाहिए। नरेंद्र ने जब देखा कि उसकी सुरक्षा के लिए शाही परिवार से कोई आया है तो वह कवच से बाहर निकल आया। उसे बाहर निकलते हुए देखकर उसके पीछे पीछे अपनी अपनी तलवारें लेकर पुरुषोत्तम और दिवाकर भी बाहर निकल आए। हमलावरों के नेता की बात सुनकर राजकुमारी सोच में पड़ गई। हमलावरों की बात भी ठीक थी, इसलिए राजकुमारी कुछ सोचते हुए बोली, ये लड़का पंचतत्व आयुर्वेद प्रतियोगिता का विजेता है। अगले साल प्रतियोगिता फिर होगी, इसलिए जब तक हमें कोई नया विजेता नहीं मिल जाता, इस लड़के की और इसके परिवार की रक्षा करना शाही राज परिवार का कर्तव्य है। राजकुमारी की बात सुनकर हमलावरों का नेता बोला, अगर ऐसी बात है तो हम अगले 1 साल तक इसके परिवार पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद आप वादा कीजिए कि आप हमारे और हमारे इस शिकार के बीच नहीं आएंगी। उस हमलावर की बात सुनकर राजकुमारी कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है। इस समझौते के बाद वे तीनों हमलावर वहां से चले गए। असल में ये समझौता राजकुमारी माला की नरेंद्र को बचाने की एक चाल थी जिसे कोई नहीं समझ सका था। हमलावरों के जाने के बाद राजकुमारी नरेंद्र से बोली, मैंने जब सुना कि इस बार की प्रतियोगिता का विजेता महज एक 18 साल का युवा लड़का है तो मैंने तुमसे मिलने का फैसला किया। राजकुमारी की बात सुनकर नरेंद्र बोला, राजकुमारी जी, आपकी इस दयालुता के लिए धन्यवाद। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। नरेंद्र की बात सुनकर राजकुमारी माला बोली, इतनी कम उम्र में प्रतियोगिता जीतना कोई आसान काम नहीं है। तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम हमारे राज्य के सबसे खास प्रतिभाओं में से एक हो। लेकिन अगर तुम इस एहसान का बदला चुकाना ही चाहते हो तो आर्यकुल गुरुकुल में जाओ और वहां पढ़कर अपनी प्रतिभा को और निखारो। उसके बाद मैं बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। इतना कहने के बाद राजकुमारी नरेंद्र की तरफ देखकर मुस्कुराए। वहां खड़े सभी लोगों में अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो पुरुषोत्तम था, क्योंकि आज नरेंद्र की वजह से ही उसके राजपरिवार तक उसके परिवार की पहुंच बनती दिखाई दे रही थी। इसके बाद राजकुमारी माला अपने गाड़ी में बैठते हुए बोली, अगले कुछ दिनों में आर्यकुल गुरुकुल की प्रवेश परीक्षा होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें उस प्रतियोगिता में शामिल होने का निमंत्रण देती हूँ। राजधानी आना तो मुझे जरूर मिलना, तुम्हारे लिए मेरे पास एक खास काम है। जी राजकुमारी जी। राजकुमारी माला की बात सुन एक नरेंद्र उनके सम्मान में झुका और फिर राजकुमारी अपने घोड़ा गाड़ी में बैठकर चली गई। पुरुषोत्तम और दिवाकर को ऐसा लग रहा था कि अब खतरा टल गया है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। राजकुमारी के जाने बाद शहर की सड़कों पर शांति लौट आए। नरेंद्र के घर के आसपास से लोगों का जमावड़ा भी हट गया था। शाम के समय नरेंद्र अपने घर से निकला और ब्रह्मानंद केंद्र पर गया। नरेंद्र को देखते ही अमात्य अश्वदेव बोले, आओ नरेंद्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ अमात्य। आज दिन में मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर पाया था। आपने हमारी जान बचाई। अगर आप नहीं आते तो या तो हम मारे जाते या फिर हमारे हथियारों के कारखाने तबाह हो जाते। कोई बात नहीं नरेंद्र, अमात्य अश्वदेव बोले, मैं अपने आयुर्वेदिक केंद्र को बंद होने से बचाना चाहता था। तुमने उसमें मेरी मदद की, बदले में मैंने तुम्हारी मदद की। इसमें एहसान या शुक्रिया वाली बात क्या है? आर्यकुल गुरुकुल की प्रतियोगिता में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुमने जाने की तैयारी कर ली है।
अमात्य की बात सुनकर नरेंद्र बोला, अभी प्रतियोगिता में 1 हफ्ते बाकी हैं और राजधानी में जाने में सिर्फ 5 दिन लगते हैं। अभी तो तैयारियों के लिए पूरे 2 दिन बचे हैं। अमात्य नहीं जानते थे कि नरेंद्र जाने के लिए क्या योजना बना रहा है, लेकिन उसने राजधानी जाने लिए नरेंद्र की काफ़ी मदद की। अमात्य ने नरेंद्र को एक घोड़ा दिया और तरह तरह की कई औषधियाँ दी, और फिर नरेंद्र को छोड़ने के लिए ब्रह्मानंद केंद्र के दरवाजे तक आए। दरवाजे पर पहुंचने के बाद अमात्य के मन में न जाने क्या आया। वे नरेंद्र से बोले, नरेंद्र 1 मिनट रुको। इतना कहकर अमात्य ना जाने कहाँ गायब हो गए, और जब कुछ देर के बाद दिखाई दिए तो उनके साथ उनके सामानों का एक बैग भी था। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हारी कितनी सहायता कर पाऊंगा, लेकिन राजधानी के रास्तों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बाजार में नई औषधियाँ आई हैं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहूँगा। इस समय ब्रह्मानंद केंद्र को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। नरेंद्र बोला और अकेले ही निकल गया। योजक चिन्ह। इसी शहर में नरेंद्र के घर से कुछ दूर जागीरदार के ऑफिस में एक आदमी आया और जागीरदार से बोला, आप जिस घड़ी का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। वो आदमी कोई और नहीं, जागीर का अंगरक्षक राघवेंद्र था। राघवेंद्र को खुश देखकर जागीरदार बोला, कल आपका दुश्मन इस शहर से राजधानी के लिए जाने वाला है, और वो भी अकेले। हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। राघवेंद्र की बात सुनकर जागीरदार बोला, क्या हमारे सभी लोग तैयार हैं? हाँ जागीरदार साहब, राघवेंद्र एक मुस्कान के साथ बोला, हमारे लोग सिर्फ तैयार ही नहीं हैं बल्कि वे अपनी जगह पर तैनात हैं। जाल बिछ चुका है, बस शिकार का इंतजार है। राघवेंद्र की बात सुनकर जागीरदार अपने दांतों को पीसते हुए बोला, इस बार उसे मारना नहीं है, जिंदा पकड़ना है। मैं खुद अपने हाथों से उसका गला दबाऊंगा। इतना कहने के बाद जागीरदार आसमान की तरफ देखा और बोला, अब तुम बच नहीं सकते नरेंद्र, तुम्हारी मौत की घड़ी आ गई है। क्या है राघवेंद्र और जागीरदार की साजिश? क्या जागीरदार के आदमी नरेंद्र को कैद करने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर जागीरदार को एक बार और मात खानी पड़ेगी? राजकुमारी माला ने नरेंद्र को राजधानी आने और आर्यकुल गुरुकुल में शामिल होने का न्योता दिया। ये बात जागीरदार को पता चल गई, इसलिए उसने इस बार नरेंद्र को कैद करने की एक अनोखी साजिश रची। इधर नरेंद्र ब्रह्मानंद केंद्र से निकलने के बाद अपने घर गया और राजधानी जाने की बात अपने ससुर पुरुषोत्तम को बताई। नरेंद्र के फैसले से पुरुषोत्तम बहुत खुश हुए और बोले, मैं तो पहले से ही तुमसे कहता था कि ये शहर तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, और यहाँ तुम्हारे रुकने का मतलब है अपनी प्रतिभा को बर्बाद करना। सारी तैयारियां करने के बाद नरेंद्र जैसे ही घर से निकलने वाला था कि अचानक से सत्तू रोते हुए आया और नरेंद्र से लिपट कर रोने लगा। सत्तू रोते हुए बोला, मालिक, आज मैं जो कुछ भी हथियारों के निर्माण के बारे में समझ और जान पाया हूँ वो सब आपकी वजह से ही है। अब आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, आपको यहीं रुकना चाहिए और हथियारों के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। आज तक कोई जान नहीं पाया था कि लोहा पीटने वाले एक साधारण मजदूर ने अचानक से कैसे इतना शक्तिशाली दैवीय हथियार बना लिया। सत्तू ने आज जाकर ये राज खोला कि उस हथियार को असल में नरेंद्र ने ही बनाया था। नरेंद्र ने सत्तू को उठाया और बोला, सत्तू उठो, तुम मुझसे उम्र में बड़े हो, बड़े लोगों को इस तरह बच्चों की तरह नहीं रोना चाहिए। बस कुछ समय की तो बात है, फिर मैं लौट ही आऊँगा। जब नरेंद्र जाने लगा तो पुरुषोत्तम जी उसे छोड़ने के लिए बाहर नहीं गए बल्कि खिड़की से उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे बाहर के लोगों को अपने आंसू दिखाकर अपने को कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे। पुरुषोत्तम को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कुछ खोसा गया है, क्योंकि सिंघल परिवार के इतने जल्दी इतनी ऊंचाई पर पहुंचने की वजह सिर्फ नरेंद्र ही था। जैसे ही नरेंद्र ने शहर से बाहर पहला कदम रखा, अचानक से उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, नरेंद्र रुको। नरेंद्र ने पीछे घूमकर देखा तो वो आवाज़ आयुर्वेदाचार्य की थी। वो अपने हाथ में एक बोतल लिए दौड़ते हुए आ रहा था। आते ही उसने नरेंद्र को केतली देते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए शक्तिवर्धक काढ़ा बनाया है, ये काढ़ा तुम्हारी रास्ते की थकान मिटाने में मदद करेगा। नरेंद्र ने काढ़ा ले लिया और आयुर्वेदाचार्य को धन्यवाद कहा। नरेंद्र का व्यवहार देखकर आयुर्वेदाचार्य की आंखों से आंसू छलक आए। वो बोला, नरेंद्र, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम्हें नुकसान भी पहुंचाया। असल में मैं तुमसे औषधि बनाने वाला वो मंत्र जानकर इस प्रतियोगिता को जीतना चाहता था। कोई बात नहीं, नरेंद्र बोला, अब तो तुम मेरे मित्र हो न, पहले की बातों को मैं भी नहीं याद रखता। नरेंद्र की बात सुन आयुर्वेदाचार्य भी मुस्कुरा कर बोला, चलो अच्छा ही हुआ कि तुमने मुझे वो मंत्र नहीं बताया, क्योंकि अगर तुमने मुझे वो मंत्र बता दिया होता तो आज हमारे शहर को इतना शानदार योद्धा नहीं मिलता। वो जिस औषधि की बात आप कर रहे हैं वो औषधि बनाना इतना आसान भी नहीं आयुर्वेदाचार्य जी। औषधियाँ बनाना अनुभव का काम है, सिर्फ मंत्रों का नहीं। नरेंद्र हंसते हुए बोला, अगर मैं आपको वो मंत्र बता भी देता तो भी आप उन औषधियों को नहीं बना पाते। नरेंद्र की बात सुनकर आयुर्वेदाचार्य भी एक फीकी हंसी हंसा और आशा भरी नज़रों से नरेंद्र की तरफ देखते हुए बोला, नरेंद्र, एक वादा करो।
कैसा वादा आयुर्वेदाचार्य जी? नरेंद्र अचानक से वादा की बात सुनकर चौंक गया। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी शहर में आकर एक गुरुकुल खोलोगे, ताकि इस शहर में भी अच्छे योद्धा पैदा हो सके, आयुर्वेदाचार्य बोला। आयुर्वेदाचार्य की बात सुनकर नरेंद्र बोला, आप तो जानते ही हैं कि गुरुकुल खोलने के लिए महाराज से आज्ञा लेनी पड़ती है। अगर मेरी मुलाकात महाराज से हुई तो मैं इस बारे में उनसे जरूर बात करूंगा। इतना कहकर नरेंद्र ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए आयुर्वेदाचार्य से बोला, मैं चलता हूं, अब मुझे देर हो रही है। इस शक्तिवर्धक काढ़े के लिए शुक्रिया। 3 दिन तक लगातार चलने की वजह से नरेंद्र को जोर से भूख और प्यास लगी थी, इसलिए उसने एक सराय में रुकने का फैसला किया। नरेंद्र कुछ देर तक कुर्सी पर बैठा रहा। ये ज़्यादा बड़ा सराय नहीं था, इसलिए यहाँ सिर्फ एक ही बैराई था। जब वो दूसरे ग्राहकों से खाली हुआ तो वो नरेंद्र के पास आया और बोला, आप क्या लेना पसंद करेंगे? बैराई की बात सुनकर नरेंद्र बोला, मैं लंबे सफ़र में हूँ, इसलिए मुझे नींबू का शरबत और पानी चाहिए। जरूर, बैराई मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। नरेंद्र ने अपने चारों तरफ देखा। उसके अलावा इस सराय में कुछ ही लोग थे। नरेंद्र के ठीक सामने एक आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। शायद वो अपनी पत्नी को किसी बात के लिए डांट रहा था और उसकी पत्नी सुबक सुबक कर रो रही थी। नरेंद्र के बाएं तरफ कुछ और लोग बैठे हुए थे। शायद वे किसान थे, क्योंकि वे फसलों की बुवाई के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनके पास में खेत जोतने वाला हल भी रखा था। नरेंद्र के ठीक पीछे एक लड़का बैठा हुआ था। देखने में लग रहा था कि वो भी नरेंद्र की तरह यात्रा कर रहा था। थोड़ी ही देर में बैराई नरेंद्र का ऑर्डर लेकर आया और नरेंद्र के सामने रख दिया। जैसे ही नरेंद्र ने शरबत का ग्लास उठाया, अचानक से पूरी सराय में सन्नाटा छा गया। सामने बैठे पति ने अपनी अपनी पत्नी को डांटना बंद कर दिया। पत्नी ने भी रोना बंद कर दिया। उन किसानों ने भी बातें करना बंद कर दी और पीछे बैठे लड़के के भी कंधे थोड़ा सा हिल गए। नरेंद्र भले ही लापरवाही से बैठा था, लेकिन उसकी नज़र सब पर थी। काफ़ी देर तक नरेंद्र ने शरबत का ग्लास अपने होठों से लगाए रखा, लेकिन पिया नहीं। बगल में बैठे किसान बेचैन होने लगे थे। नरेंद्र को ये सब काफ़ी अजीब लगा, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर नरेंद्र पूरा शरबत एक सांस में ही पी गया। आखिरकार तुम हमारे चाल में फंस ही गए। शरबत पीते ही अचानक से उसके बगल में बैठे किसान अपने टेबल के नीचे से तलवार निकालते हुए नरेंद्र के पास आकर बोले। लेकिन नरेंद्र चुपचाप बैठा रहा और अपने आसपास सभी लोगों की तरफ देखकर शरबत का गिलास नीचे रखते हुए कहा, अब ज़्यादा दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग भी अपने अपने हथियार लेकर आ जाओ, मैं एक बार में ही तुम सबसे निपट लूँगा। नरेंद्र की बात सुनकर हाथों में तलवार लिए एक आदमी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हम सभी एक साथ हैं? नरेंद्र की बात सुनकर सभी अपने अपने हथियार निकालकर आ गए। तुम लोगों को किसने भेजा है? नरेंद्र ने उनमें से अधेड़ उम्र के एक हमलावर से पूछा। रामनाथ के परिवार ने तुम्हें भेजा है या तुम लोग जागीरदार के आदमी हो? हमें किसने भेजा है इस बात को अब तुम ऊपर जाकर पूछना बच्चे। नरेंद्र के पीछे बैठे लड़के ने अपने चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान लाते हुए बोला। उस लड़के की बात सुनकर नरेंद्र हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगता है इस बेकार से जहर से तुम मुझे मार सकते हो? इससे तो कोई ढंग से बेहोश भी नहीं हो सकता। नरेंद्र की बात सुनकर वे सभी और भी हैरान हो गए। नरेंद्र के पीछे बैठा लड़का हैरान होते हुए बोला, तुम्हें पता था कि शरबत में जहर है, फिर भी तुमने पी लिया। जहर पीने के बाद भी ये चीख कैसे है? एक अधेड़ उम्र का आदमी युवक की तरफ देखकर चिल्लाया। उस आदमी की बात सुनकर वो युवक बोला, ये हमें चकमा देने की कोशिश कर रहा है। ये जानबूझकर चीख होने का नाटक कर रहा है। मेरा बनाया जहर इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। उन्हें चीखते चिल्लाते हुए देखकर नरेंद्र चुटकी लेते हुए बोला, अगर तुम ज़्यादा शोर करोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये कहते हुए नरेंद्र अपनी जगह से उठा और बाहर जाने लगा। ऐसे कैसे चले जाओगे तुम? इस बार पति और पत्नी का नाटक कर रहे आदमी ने अपनी तलवार से नरेंद्र का रास्ता रोक दिया। ये देखकर नरेंद्र उसकी ओर घूमा और तुरंत अपनी तलवार निकालकर उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसको घूमते, तलवार निकालते और वार करते किसी ने नहीं देखा। ये सब पलक झपकते ही हो गया। अपने साथी को इस तरह से मरते हुए देखकर वे सभी एक साथ नरेंद्र पर टूट पड़े। वे सभी एक साथ मिलकर भी नरेंद्र के सामने 10 मिनट भी नहीं टिके। जैसे ही नरेंद्र की तलवार अंतिम हमलावर के गले तक पहुंची, वो बोला, बेशक मुझे मार दो, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुमने हमें पहचाना कैसे, और तुम पर उस जहर का कोई असर क्यों नहीं हुआ? मैं आयुर्वेद को अच्छी तरह से जानता हूँ बेवकूफ़। यहाँ आते ही मुझे तुम्हारे जहर की गंध मिल गई थी, इसलिए मैंने पहले ही उस जहर को काटने वाली दवा खा ली थी। उन हमलावर की बात सुनकर नरेंद्र बोला, और रही बात तुम्हें पहचानने की, तो तुम्हारा नाटक इतना बेकार था कि एक छोटा बच्चा भी तुम्हें पकड़ लेता। लेकिन कैसे? नरेंद्र फिर बोला, तुम किसान होने का नाटक कर रहे थे ना, तो मुझे बताओ कि जिस जगह हम हैं वहाँ सर्दियों में फसलों की बुवाई कौन करता है? फसलों की बुवाई तो सर्दियाँ शुरू होने के पहले ही हो जाती है।
ये कहते हुए नरेंद्र हंसा और फिर बोला, और वो लड़का जो मेरे पीछे बैठा था वो इस तरह से पेश आ रहा था कि जैसे वो कोई मुसाफिर हो, लेकिन उसके जूते बिल्कुल भी गंदे नहीं थे, जबकि मुसाफिरों के जूतों पर धूल की तह जमी होती है, जैसे मेरे जूतों पर जमी है। अभी नरेंद्र उनके नाटक की कमियां बता ही रहा था कि अचानक से नरेंद्र ने अपनी गर्दन पर एक तलवार महसूस की और पलट कर देखा तो वहां वही बहराई था जिसने उसे शरबत परोसा था। हा हा हा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ नरेंद्र। अंतिम बचा हमलावर हंसते हुए खड़ा हो गया और नरेंद्र के हाथ से उसकी तलवार ले ली और बोला, हम तुम्हें मारना चाहते भी नहीं थे, हमें तो बस तुम्हें कैद करना था। तुम कौन हो, किसने भेजा है तुम्हें? नरेंद्र ने पूछा। सब्र रखो, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? नरेंद्र की बात सुनकर बैराई बोला और फिर वो अपने साथी की तरफ देखकर बोला, ये मायावी हमलों को भी जानता है, इसलिए इसके हाथों के साथ साथ आंखों और मुंह को भी बांध दो ताकि ये कोई मंत्र न पढ़ पाए। उसके साथी ने ऐसा ही किया। उसने नरेंद्र को अच्छी तरह से बांध दिया ताकि वो कुछ भी न कर पाए। वे दोनों नरेंद्र को उठाकर गाड़ी में रखने ही वाले थे कि अचानक न जाने कहां से वहां एक साधु आया और बोला, बेटा पीने के लिए पानी मिलेगा। बाबा, सराय बंद हो चुका है, कोई और सराय देख लीजिए, आगे मिल जाएगा। बैराई बना हमलावर बोला और नरेंद्र को अपनी घोड़ा गाड़ी में लादने लगा। वो बैराई कोई और नहीं, खुद राघवेंद्र था, जागीरदार का मुख्य पहरेदार। उसकी बात सुनकर साधु चिल्लाकर बोला, सच्चाई की राह में 100 मुश्किलें आती हैं, असली विजेता वही है जो डटकर सारी मुश्किलों का सामना करे। सच्चाई की अंगूठी हमेशा तुम्हारे पास रहती है। बूढ़े साधु को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर राघवेंद्र बोला, ओ बाबा, सच्चाई का ज्ञान कहीं और जाकर देना, यहाँ तुम्हारा ज्ञान सुनने वाला कोई नहीं है। चलो अब निकलो यहाँ से। राघवेंद्र की बात सुनकर साधु जोर से हंसा और आसमान की तरफ देखकर बोला, जिससे ये ज्ञान की बात सुननी होती है उस तक ये बातें भगवान पहुंचा देता है। साधु चला गया और राघवेंद्र भी अपने साथी के साथ नरेंद्र को लेकर वापस जागीरदार के पास लौटने लगा। उधर गाड़ी में भले ही नरेंद्र के हाथ पैर, आंख और मुंह सब बंधा हुआ था, लेकिन उसके कान खुले थे और वो भी राघवेंद्र और साधु की बातें सुन रहा था। तभी अचानक से उसने महसूस किया कि उसके हाथों में कुछ था। नरेंद्र ने जब टटोल कर देखा तो बुरी तरह से चौंक गया। अरे ये क्या, ये तो कोई अंगूठी लगती है। नरेंद्र को तुरंत बूढ़े साधु की बात याद आ गई। साधु की बात याद आते ही नरेंद्र मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो सच्चाई का ज्ञान मेरे लिए था। ये कहते हुए उसने वो अंगूठी पहन ली। नरेंद्र के वो अंगूठी पहनते ही घोड़ों के पैर लड़खड़ाने लगे और अचानक से घोड़े बेहोश होकर गिर गए और इधर न जाने कैसे नरेंद्र के हाथ भी खुल गए थे। उधर राघवेंद्र और उसका एकमात्र जिंदा बचा साथी नरेंद्र को गाड़ी में पीछे अकेले छोड़कर अचानक से बेहोश हुए घोड़े की बेहोशी दूर करने के लिए गए थे। बंधन से आज़ाद होते ही नरेंद्र ने तुरंत अपने मुंह और आंखों पर बंधी पट्टी खोली और मन ही मन उस बूढ़े बाबा का शुक्रिया अदा करते हुए सीधे राघवेंद्र के ऊपर कूद पड़ा। अरे ये आज़ाद कैसे हो गया? अचानक से नरेंद्र को इस तरह से हमला करते हुए देखकर राघवेंद्र चिल्लाया और अपने कमर में अपनी म्यान टटोलने लगा, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। नरेंद्र ने 1 सेकंड में ही उसकी गर्दन को आगे से पीछे घुमा दिया। अपने नेता को इस तरह से मरते हुए देखकर उसका साथी भागने लगा। उसे भागते हुए देखकर नरेंद्र चिल्लाया, जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं और अपने आका से बोल देना, नरेंद्र को मारना इतना भी आसान नहीं है, बेहतर होगा कि वो नरेंद्र के खौफ में जीना सीख ले। लेकिन इस सब में नरेंद्र का पूरा एक दिन बर्बाद हो गया था। 4 दिनों में अभी नरेंद्र राजधानी के आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा था और प्रतियोगिता शुरू होने में सिर्फ 1 रात बाकी थी। क्या नरेंद्र प्रतियोगिता शुरू होने के पहले पहुंच पाएगा, या फिर देर होने की वजह से उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी? जागीरदार के भेजे हमलावरों को हराने के बाद अब नरेंद्र का अगला लक्ष्य आर्यकुल गुरुकुल में दाखिला लेना था और उसके पास अब सिर्फ 1 रात का समय था। नरेंद्र द्रुत मंत्र की सहायता ले सकता था, लेकिन उसके पास फिर इतनी शक्ति ही नहीं बचती कि वो गुरुकुल पहुंचने के बाद वहां की प्रतियोगिता में भाग ले पाता। तभी नरेंद्र को याद आया कि आयुर्वेदाचार्य ने उसे शक्तिवर्धक काढ़े की एक बोतल दी थी। वो मन ही मन बोला, मेरे पास शक्तिवर्धक काढ़े की पूरी बोतल पड़ी है, मैं आराम से द्रुत मंत्र का इस्तेमाल कर सकता हूँ। नरेंद्र ने बिना वक्त गंवाए राघवेंद्र की गाड़ी से एक घोड़ा निकाला और उस पर बैठकर द्रुत मंत्र पढ़ने लगा और देखते ही देखते नरेंद्र का घोड़ा हवा की रफ्तार से दौड़ने लगा। कुछ ही समय बाद नरेंद्र ने गुरुकुल के अंदर एक तेज दौड़ लगाई और आखिरी क्षण अपना नामांकन कराया। आज आर्यकुल में दाखिला लेने का आखिरी दिन था। दूर दूर के राज्यों से लोग आर्यकुल में दाखिला लेने आए थे। हर साल हजारों योद्धा इस आर्यकुल में दाखिला लेने आते थे, लेकिन सिर्फ 100 ही योद्धाओं को इस गुरुकुल में दाखिला मिलता था। आर्यकुल में केवल राजकुमार या बड़े बड़े राजाओं के जान पहचान के लोग ही दाखिला लेने आते थे। छोटे राज्य के योद्धा आर्यकुल के नाम से ही यहाँ आने से घबराते थे।
गुरुकुल दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने ही वाली थी और सभी योद्धा दरवाजे के बाहर खड़े होकर मुख्य आचार्य के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी कुछ अनजान लोगों का झुंड उस भीड़ में घुस गया। आर्यकुल के बाहर आए उस भीड़ में से 2 लड़के नरेंद्र के पास आए और उनमें से एक ने कहा, भाई, कहाँ इस आर्यकुल के पीछे पड़ा है, हम इससे भी अच्छे एक गुरुकुल को जानते हैं, उसका नाम है धाम गुरुकुल। तू अगर चाहे तो हम तेरा दाखिला उसमें करवा सकते हैं। नरेंद्र ने उस लड़के की बात पर कहा, नहीं नहीं, मुझे इसी गुरुकुल में दाखिला चाहिए। मैं जम्बू राज्य से इतनी दूर आर्यकुल में दाखिला लेने आया हूँ। उन दोनों लड़कों के साथ धाम गुरुकुल के आचार्य ज्ञानेंद्र भी उनके साथ वहां पर आए थे। आचार्य ज्ञानेंद्र ने नरेंद्र से कहा, मैं तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर ही समझ गया था कि तुम एक वीर और बलवान योद्धा हो, लेकिन यहाँ के लोग तुम्हारी कभी कद्र नहीं करेंगे। अगर तुम धाम गुरुकुल में दाखिला लेते हो तो तुम्हें बहुत सी सुख सुविधाएं भी दी जाएंगी। आचार्य ज्ञानेंद्र की बात पर नरेंद्र ने शालीनता से जवाब दिया और कहा, माफ कीजिए, मैं यहाँ सुख सुविधाएं भोगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक योद्धा बनने आया हूँ। आचार्य ज्ञानेंद्र के बराबर में खड़े लड़के ने नरेंद्र की तरफ देखकर कहा, तेरी हालत देखकर तो नहीं लगता कि तेरा दाखिला कभी आर्यकुल में हो पाएगा। तेरे जैसों को तो ये देखते ही यहाँ से भगा देंगे। उस लड़के की बात सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। नरेंद्र ने पहले उस लड़के की बात का जवाब दिया और कहा, शायद तू पहले यही दाखिला लेने आया होगा, लेकिन तेरी शक्ल देखकर लगता नहीं कि तुझे गुरुकुल में अंदर घुसने भी दिया होगा। नरेंद्र की बात सुनकर उस लड़के की हंसी क्रोध में बदल गई और वो नरेंद्र को घूरते हुए बोला, तू है कौन मुझे बताने वाला? तेरे जैसों को अपने पैरों की नोक पर रखता हूं मैं। आर्यकुल के बाद धाम गुरुकुल राजधानी का दूसरा सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। जिन योद्धाओं को आर्यकुल में दाखिला नहीं मिलता था या निकाल दिया जाता, ऐसे लोग धाम गुरुकुल में जाकर युद्ध कौशल की शिक्षा लेते थे। नरेंद्र का मजाक उड़ाने वाले इस लड़के का नाम सूरज था, जो कि धाम गुरुकुल का सबसे मेधावी और घमंडी छात्र था। आर्यकुल में दाखिला न मिल पाने के कारण वो यहाँ आने वाले सभी योद्धाओं को जलन के भाव से देखता था और हर साल अपने दोस्तों के साथ आर्यकुल में दाखिला लेने वाले योद्धाओं को परेशान करने आता था। नरेंद्र ने उसकी आंख में आंख डालकर कहा, एक बार गुरुकुल की परीक्षा हो जाने दो, मैं तुझे फिर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। नरेंद्र की बात सुनकर सूरज आग बबूला हो गया और बोला, परीक्षा तक का क्या इंतजार करना, मैं तुझे अभी बता देता हूँ कि तेरी औकात क्या है। इतना कहते ही सूरज ने एक के बाद एक नरेंद्र के मुंह पर कई घूंसे मार दिए, जिसके कारण नरेंद्र का पूरा चेहरा खराब हो गया और उसके मुंह से खून आने लगा। सूरज के हमला करते ही नरेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उसने भी पलटवार करते हुए सूरज के दोनों कंधों पर एक साथ वार कर दिया। नरेंद्र के एक ही वार से सूरज दूर पेड़ में जाकर टकराया। इससे पहले कि नरेंद्र सूरज पर और वार करता, वहां पर आर्यकुल के मुख्य आचार्य गुरु व्योम अपने बाकी 2 साथी अशोक और राजकुमारी अंबिका के साथ वहां आ गए। आर्यकुल के मुख्य द्वार के बाहर झगड़ा होते देख गुरु व्योम ने कहा, क्या हो रहा है ये सब, और तुम दोनों कौन हो? गुरु व्योम को देखकर वो दोनों चुपचाप खड़े हो गए। नरेंद्र ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और आगे आकर कहा, गुरुदेव, मेरा नाम नरेंद्र है और मैं यहाँ आर्यकुल में दाखिला लेने आया हूँ, लेकिन ये लोग मुझे धाम गुरुकुल ले जाने की बात कर रहे थे और मेरे मना करने पर इस लड़के ने मुझ पे हमला किया। नरेंद्र की बात सुनकर गुरु व्योम को पूरी घटना समझ आई, जिसके बाद उन्होंने गुरुकुल के सैनिकों को आवाज लगाई और कहा, बाहर फेंक दो इन दोनों को, और अगर ये फिर से अंदर आने की कोशिश करें तो जान से मार देना। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरुकुल में कदम रखने की? गुरु व्योम का आदेश मिलते ही सभी सैनिक घसीटते हुए सूरज और आचार्य ज्ञानेंद्र को वहां से बाहर ले जाने लगे। हजारों की भीड़ के सामने अपना अपमान हो जाने के बाद सूरज का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने नरेंद्र को घूरते हुए कहा, एक बार तू गुरुकुल से बाहर निकल, फिर देख तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। गुरु व्योम ने पूरी परिस्थिति को संभाला और सभी छात्रों से कहा, सभी छात्र मंच के सामने इकट्ठा हो जाएं। गुरु व्योम अपने साथी आचार्य अशोक और राजकुमारी अंबिका के साथ मंच पर गए और बोले, आर्यकुल में दाखिले की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। हर साल की तरह इस साल भी ये परीक्षा 3 दिनों तक चलेगी, लेकिन इस बार हमने छात्रों के लिए कुछ खास इनाम रखे हैं। इस बार पहले दिन की परीक्षा के विजेता को औषधि बनाने की एक किताब और एक खास चीज़ दी जाएगी, और वो खास चीज़ क्या है ये आपको परीक्षा खत्म होने के बाद खुद पता चल जाएगा। आगे की परीक्षा की जानकारी आपको आचार्य अशोक देंगे। गुरु व्योम की आज्ञा से आचार्य अशोक आगे आए और कहा, इस साल की परीक्षा के पहले चरण में आपको गुरुकुल के पीछे बनी पहाड़ी पर जाना है। उस पहाड़ी पर आपको 3 पहेलियां मिलेंगी और जो भी उन 3 पहेलियां का सही जवाब देगा वही आज की इस परीक्षा का विजेता माना जाएगा। कोई भी इस परीक्षा में बेईमानी करने का प्रयास ना करें, क्योंकि हम लोग जंगल के अंदर क्या हो रहा है वो सभी इस मैदान के बीचों बीच रखे पानी के एक बड़े से बर्तन में देख सकते हैं। आचार्य अशोक के बाद राजकुमारी अंबिका भी आगे आए और बोली, ये कार्य सुनने में जितना आसान है असल में उतना ही मुश्किल है। परीक्षा की आखिरी और सबसे मुश्किल पहेली आपको पहाड़ी की चोटी पर मिलेगी।
सभी लोग ध्यान रखें, ये परीक्षा आपकी शारीरिक ताकत के साथ साथ आपकी बुद्धि का भी टेस्ट है। अब आप सभी लोग पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हो जाएं और हाँ, पहेलियों तक जाने के लिए जंगल के पेड़ों पर निशान बनाए गए हैं। कोई भी योद्धा अगर उनके साथ छेड़खानी करता पाया गया तो उसे तुरंत इस परीक्षा से बाहर निकल दिया जाएगा। आधे घंटे में एक शंख की आवाज़ के साथ आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। उन तीनों की बात सुनकर सभी छात्र परीक्षा की तैयारियों में जुट जाते हैं। बहुत से छात्र यहाँ पूरी तैयारी के साथ आए थे और वो जानते थे कि गुरुकुल में इसी तरह की परीक्षाएं होती है। वो लोग पहाड़ी पर इस्तेमाल होने वाले जूते, लकड़ी और तरह तरह की शक्तिवर्धक दवाएं अपने साथ लाए थे, लेकिन नरेंद्र यहाँ खाली हाथ आया था। आज की परीक्षा के बारे में जानकारी देने के बाद गुरु व्योम अशोक और राजकुमारी अंबिका से कहते हैं, मैं आज गुरुकुल की मरम्मत के सिलसिले में राजा से मिलने जा रहा हूँ। तुम दोनों को इन सभी योद्धाओं पर निगरानी रखनी है और इनमें से जो भी योद्धा चालाकी करता पाया जाए उसे तुरंत गुरुकुल से बाहर कर देना। इतना कहकर गुरु व्योम वहां से चले जाते हैं। अशोक पिछले 15 सालों से गुरुकुल में विद्यार्थियों को युद्ध और शस्त्र शिक्षा दे रहे थे और राजकुमारी अंबिका राजधानी के राजा की बेटी थी और पिछले 10 साल से गुरुकुल से जुड़ी हुई थी। कुछ देर बाद एक शंख की आवाज आई और परीक्षा शुरू होने का ऐलान हुआ। परीक्षा के शुरू होते ही सभी लोग उस पहाड़ी पर बने जंगलों की ओर जाने लगे। इस बार गुरुकुल में दाखिला लेने के लिए भरतपुर राज्य के राजकुमार सागर और कनकपुर राज्य के राजकुमार शौर्य भी आए थे। गुरु व्योम समेत बहुत से लोग आश्वस्त थे कि इन दोनों राजकुमारों में से कोई एक ही इस बार की ये परीक्षा जीतेगा। ये दोनों राजकुमार युद्ध शिक्षा में कुशल और बहुत बुद्धिमान थे। ये दोनों एक साथ 4 साल की उम्र से युद्ध शिक्षा ले रहे थे और यहाँ आने से पहले एक दूसरे को जानते थे। जंगल में कड़ी धूप थी जिसकी वजह से सभी योद्धाओं को पहाड़ी पर चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। शौर्य ने सागर से कहा, तुम्हें क्या लगता है सागर, ये जो अभी बाहर उस लड़के के साथ हुआ वो ठीक था? सागर ने आश्चर्य से पूछा, किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं समझा नहीं। शौर्य ने कहा, अरे यार, वही क्या नाम था उसका? नरेंद्र। अरे वो जो बाहर नरेंद्र के साथ हुआ वो। तुमने देखा नहीं कैसे उसने धाम गुरुकुल के आचार्य और उस सूरज का सामना किया? इसका चेहरा देखकर लग रहा था कि जैसे वो बहुत बड़ा वीर है। सागर ने भी अजीब से हाव भाव के साथ कहा, शौर्य, मैं अभी कुछ दिन पहले पिताजी के काम से जम्बू राज्य गया था और वहां मैंने किसी नरेंद्र नाम के योद्धा की वीरता के बहुत से किस्से सुने थे, लेकिन तब मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे डर है कहीं ये वही ना हो। शौर्य ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी कुछ दिन पहले पिताजी के साथ आयुर्वेद परीक्षा देखने चंद्रपुर गया था। मैंने प्रतियोगिता तो नहीं देखी थी, लेकिन वहां भी मैंने किसी जम्बू राज्य के योद्धा की बड़ी तारीफ सुनी थी और मजे की बात यह है कि उसका नाम भी नरेंद्र था। शौर्य ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ कहा, ये वही है। सागर ने कहा, ये पक्का वही है, नहीं तो उस राज्य से कौन ही यहाँ परीक्षा देने आएगा। हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। शौर्य ने भी सागर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें पूरी तरह से सावधान रहना होगा। अगर ये वही योद्धा हुआ तो हम इससे आसानी से नहीं जीत पाएंगे। शौर्य की बात सुनते ही सागर ने कुछ सोचा और कहा, मेरे पास एक तरकीब है। घर से आते हुए मेरे एक दोस्त ने मुझे एक लाल सिंदूर और मिर्च दिए थे और साथ में एक मंत्र भी बताया था और कहा था कि जिसका भी इस मिर्च और सिंदूर पर पैर पड़ेगा उसकी सारी ताकत इस मिर्च में चली जाएगी और वो व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाएगा। सागर की बात सुनकर शौर्य का चेहरा भी खिल उठा और उसने कहा, पहले क्यों नहीं बोला? जब तेरे पास ये है तो हम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जल्दी चल, इस सिंदूर और मिर्च को पत्तों के नीचे छुपा देते हैं। जैसे ही वो नरेंद्र इस पर पैर रखेगा तो कुछ समय के लिए उसकी सारी ताकत इस मिर्च में चली जाएगी और वो परीक्षा से बाहर हो जाएगा। शौर्य और सागर भागते हुए ऊपर जाने लगते हैं और झाड़ियों में छुपकर नरेंद्र के आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद सागर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, वो देख शौर्य, वो आ रहा। शौर्य उसके सर पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहता है, पागल है क्या? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? तेरे बराबर में ही तो खड़ा हूं। ला अब जल्दी से वो मिर्च और सिंदूर दे। सागर शौर्य को वो सिंदूर और लाल मिर्च का पैकेट देता है और शौर्य नरेंद्र से छुपकर पत्तों के नीचे उसे छुपा देता है। शौर्य उस झाड़ी में वापस आकर कहता है, यार बस अब ये इसके ऊपर से ना चला जाए। शौर्य और सागर हाथ जोड़कर झाड़ियों में बैठ जाते हैं और नरेंद्र के आने का इंतजार करने लगते हैं। अपना पसीना पोंछते हुए नरेंद्र आता है और आसमान की ओर देखते हुए कहता है, कितनी गर्मी है भाई, अब नहीं चला जा रहा। इतना कहकर नरेंद्र अपने दोनों घुटनों पर हाथ रख लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तभी शौर्य सागर की तरफ घबराकर देखता है और कहता है, ये तो रुक गया, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि हमने आगे सिंदूर और मिर्च रखी है। सागर कहता है, नहीं नहीं, पागल है, कैसे पता चलेगा, इसने हमें देखा थोड़ा ही है ये सब करते हुए, थक गया होगा इसलिए शायद रुका है। नरेंद्र अपने आप का हौसला बढ़ाता है और कहता है, नरेंद्र
तुझे किसी भी हालत में गुरुकुल में दाखिला लेना है तो ये थकान छोड़ और चुपचाप चल। नरेंद्र दोनों घुटनों से हाथ हटाता है और चलने लगता है, जिसे देखकर शौर्य और सागर के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। पैर रखेगा। क्या सागर और शौर्य की ये चाल सफल हो पाएगी? और क्या नरेंद्र पर इस टोटके का कोई असर पड़ेगा? क्या नरेंद्र उस पत्ते पर? शौर्य और सागर ने नरेंद्र के खिलाफ एक टोटका किया और उसे परीक्षा से बाहर करने की योजना बनाई। नरेंद्र धीरे धीरे उस मिर्च और सिंदूर के करीब आता है और उसका पैर उस पत्ते पर पड़ जाता है। आवाज होने पर नरेंद्र नीचे झुकता है तो उसे अपने पैर के नीचे सिंदूर और मिर्च दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है, अच्छा तो ये बात है। नरेंद्र अपनी गर्दन ऊपर कर इधर उधर देखता है तो उसे वहां आसपास कोई नजर नहीं आता और धीरे धीरे नरेंद्र का सर चकराने लगता है। वो अपना सर पकड़ता है, लेकिन देखते ही देखते वो सर चकराने की वजह से नीचे गिर जाता है। नरेंद्र को नीचे गिरते देख सागर कहता है, हो गया काम। अब तो ये 3-4 घंटे तक नहीं उठने वाला। चल अब चलते हैं, यहाँ से कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सागर के इतना कहते ही वो दोनों वहां से उठकर आगे बढ़ जाते हैं। बेहोशी की हालत में नरेंद्र नीचे जमीन पर पड़ा होता है। उसके बगल में ही शक्तिवर्धक काढ़े की बोतल, टूटी हुई बोतल पड़ी थी। वो उसके कांच से चिपके 1-2 बूंदे चाट लेता है। इससे टोटके का असर तो खत्म नहीं होता, लेकिन नरेंद्र में कुछ हिम्मत लौट आई थी। कमजोरी से जूझता नरेंद्र फिर से अपनी ताकत को बटोरता है और आगे बढ़ता है और अपना हौसला बढ़ाता है। चल नरेंद्र, तुझे चलना होगा, कम से कम अपने लिए ना सही अपने परिवार के लिए। नरेंद्र धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पहली पहेली के स्थान पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर जब नरेंद्र अपने चारों ओर ध्यान से देखता है तो उसे कुछ पेड़ और सिर्फ सूखे पत्ते नजर आते हैं, जिसे देखकर नरेंद्र कहता है, ये कैसे पहेली है? यहाँ तो पहेली जैसा कुछ भी नहीं है। ना कहीं कुछ लिखा है, ना किसी रास्ते पर जाने का इशारा है। नरेंद्र उन पेड़ पत्तों की ओर ध्यान से देखता है और मन ही मन सोचता है, यहाँ जंगल के बीच ये इतने सारे छोटे छोटे गड्ढे किसने किए हैं? और ये सूखे पत्तों की संख्या इस जगह पर ज्यादा क्यों? कहीं इन गड्ढों में ही तो पहेली का राज नहीं छिपा है? बहुत देर तक उधर देखकर दिमाग लगाने के बाद नरेंद्र के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सारे पत्ते उठाकर उन गड्ढों में भर देता है। सारे गड्ढे भर जाने के बाद उन पत्तों से एक आकृति बनती है, जिसे देखकर नरेंद्र कहता है, अंगूठी। इस अंगूठी का क्या अर्थ हो सकता है? बहुत देर तक सोचने के बाद नरेंद्र कहता है, इसका मतलब मुझे इतने बड़े जंगल में एक अंगूठी ढूंढनी है, लेकिन मैं इतने बड़े जंगल में एक छोटी सी अंगूठी कैसे ढूंढूंगा? उस आकृति के बराबर में दाएं ओर एक तीर का निशान भी बना हुआ था, जो नरेंद्र को आगे जाने का रास्ता बता रहा था। नरेंद्र कुछ आगे बढ़कर पेड़ की तरफ देखता है तो उस पे बाएं जाने का निशान बना होता है, जिसे देखकर नरेंद्र कहता है, आकृति में तो दाएं जाने को कह रहा था, पेड़ पर बाएं का निशान बना है। ये क्या चक्कर है? नरेंद्र जमीन पर जब पैरों के निशान देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहता है, इन आकृतियों के पास मिट्टी में सने ये उंगलियों के निशान कैसे? 2 लोगों को छोड़कर सभी लोगों के पैरों के निशान बाईं तरफ है। इसका मतलब इन 2 लोगों ने ही निशान के साथ कोई छेड़खानी की है। नरेंद्र दांत पीसते हुए कहता है, इनकी इस बेईमानी की सजा तो मैं इन्हें दिलवा कर रहूंगा। नरेंद्र बिना समय गंवाए आगे बढ़ता है और दाईं ओर चला जाता है। अल्पविराम। शौर्य और सागर इस बात से बेखबर थे कि नरेंद्र अब बेहोश नहीं है और शक्तिवर्धक काढ़े की मदद से उसने अपने आप को बचा लिया है। सागर और शौर्य भी उस कड़ी धूप में थक जाते हैं और शौर्य सागर से कहता है, भाई तू इतना तेज तेज क्यों चल रहा है? वैसे भी हम बहुत आगे हैं और उस नरेंद्र ने तो अभी तक पहली पहेली भी पार नहीं की होगी। सागर ने कहा, हाँ सही कह रहा है, चल कुछ तो फायदा हुआ गुरुकुल में जान पहचान होने का। पिताजी अगर नहीं बताते तो हमें भी शुरू की दोनों पहेली पार करने में बहुत समय लग जाता। सागर अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखते हुए कहता है, यार बहुत थक गए हैं, कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। शौर्य भी उसकी बात से सहमत होता है और वो दोनों वहीं पेड़ के नीचे छांव में बैठकर आराम करने लगते हैं। सागर के पिता की आर्यकुल में किसी आचार्य से अच्छी मित्रता थी, जिसकी मदद से इन दोनों ने शुरुआती 2 पहेलियां तो आसानी से पार कर ली थी, लेकिन परीक्षा की अंतिम पहेली केवल कुलाचार्य को पता होती थी। ज्यादातर लोग 1 या 2 पहेली ही पार कर पाते थे और 2 पहेली पार करने पर भी गुरुकुल की परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिए योग्य हो जाते थे। गुरुकुल के इतिहास में बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों पहेलियां पार की थी। अल्पविराम दौड़। नरेंद्र जानबूझकर बदले गए चिन्हों को सही करके धीरे धीरे दाईं ओर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने पर एक गुफा दिखती है और वो सीधा उस गुफा में घुस जाता है। वो पूरी गुफा चमकदार शीशों की बनी थी और उसके चारों ओर देखने पर सिर्फ अपनी ही छवि दिखाई दे रही थी। नरेंद्र के अंदर आते ही गुफा से वो रास्ता भी बंद हो गया जिससे नरेंद्र अंदर आया था। शीशों की इस गुफा को देखकर नरेंद्र परेशान हो गया और बोला, यहाँ तो चारों तरफ शीशे ही हैं। अब ये कैसी पहेली है और इन शीशों का क्या मतलब है? नरेंद्र अभी शीशों की इस पहेली का हल निकाल भी नहीं पाया था कि तभी अचानक से एक आवाज आती है, आओ बालक,
बिल्कुल सही समय पर आए हो। वैसे भी मेरे भोजन का समय हो रहा था। अच्छा किया जो तुम आ गए। ये आवाज़ सुनते ही नरेंद्र फौरन पीछे पलटा और पीछे खड़े जानवर को देखकर हैरान हो गया और बोला, तू बोल कैसे रहा है? दरअसल नरेंद्र के सामने एक काले रंग का विशालकाय सियार खड़ा था जो कि इंसानों की तरह बोल रहा था और ये देखकर नरेंद्र भी हैरान रह गया था। वो सियार अपनी भारी आवाज में कहता है, तू ये मत सोच कि बोल मैं कैसे रहा हूँ। तू बस अपनी चिंता कर कि तुझे अब मुझसे कौन बचाएगा। नरेंद्र भी उस चुनौती का सामना करने के लिए एकदम तैयार था और नरेंद्र अपनी तलवार निकालता है और कहता है, अब तो ये समय ही बताएगा कि जान बचाने की जरूरत किसे पड़ेगी। इतना कहते ही नरेंद्र और वो सियार एक दूसरे की तरफ कूद पड़ते हैं। नरेंद्र के बार बार वार करने पर भी वो सियार वैसा का वैसा ही रहता है। नरेंद्र फिर से एक बार उस सियार पर वार करता है, लेकिन इस बार भी उस सियार के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आती। नरेंद्र परेशान होकर अपनी तलवार को देखते हुए कहता है, ये क्या चीज़ है और मेरी तलवार इसके शरीर से आर पार कैसे हो जा रही है। नरेंद्र के इधर उधर देखने पर उसका ध्यान शीशों की तरफ जाता है और वो मन ही मन कहता है, अच्छा अब समझ आया। इसकी जान पक्का इनमें से किसी एक शीशे में है। अगर इसको मारना है तो उस शीशे को तोड़ना पड़ेगा जिसमें इसका शरीर छिपा है। अगर मैंने सारे शीशे तोड़े तो मैं इस मायाजाल में फंसा रह जाऊंगा। नरेंद्र ने अब अपना ध्यान उस परछाई से हटाया और सियार को उन शीशों में ढूंढने लगा। नरेंद्र ने ध्यान से देखा तो भी उसे किसी शीशे में अंतर नहीं दिखा। वो जमीन पर एक करवट लेकर लेट जाता है, जिससे उसे वो दिशा पता चल जाती है जहां से कंपन आ रहा था। अब नरेंद्र ने उस दिशा के शीशे को पहचान लिया था। नरेंद्र ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो सियार चिल्लाते हुए अचानक से नरेंद्र पर हमला कर देता है। नरेंद्र उसके हमले से बचने के लिए बाईं ओर कूदता है और अपनी तलवार से उस शीशे को तोड़कर चकनाचूर कर देता है। उस शीशे के टूटते ही वो सियार भी किसी कबूतर की तरह फड़कते हुए मर जाता है। नरेंद्र चैन की सांस लेकर बोला, बस एक और बाधा। इस गुफा से निकलने का रास्ता कहाँ है? इतने में ही उस सियार का शरीर एक पत्थर के टुकड़े में बदल जाता है। नरेंद्र उस पत्थर के टुकड़े को उठाता है तो उस पर कुछ लिखा होता है, जिसे देखकर नरेंद्र कहता है, ये कौन सी भाषा है? अब इसे कैसे पढ़ूं? नरेंद्र घबराते हुए सामने देखता है तो उस पत्थर पर जो भी लिखा था वो उस शीशे में दिखाई देने लगा। नरेंद्र उस पत्थर को शीशे के और पास ले गया। शीशे में देखने पर पत्थर पर लिखा हुआ हर एक शब्द साफ साफ समझ आ रहा था। उस पत्थर पर लिखा था, तेरे सामने है जेवर का पता। नरेंद्र परेशान होकर फिर से शीशे की तरफ देखकर कहता है, जेवर? और मेरे सामने है जेवर का पता। बहुत देर सोचने पर नरेंद्र को समझ आया और वो उछलते हुए बोला, जेवर मतलब अंगूठी और मेरे सामने मतलब जिस शीशे में मैं देख रहा हूं बाहर निकलने का रास्ता इसके पीछे है। नरेंद्र बिना देरी कोई उस सामने वाले शीशे पर पत्थर मार देता है। पत्थर मारते ही वो शीशा कई हिस्सों में टूटकर गिर जाता है और उसके पीछे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बना होता है। नरेंद्र जल्दी जल्दी उस गुफा को पार करके बाहर आ जाता है। शौर्य और सागर अभी तक बेफिक्र होकर उस पेड़ के नीचे बैठे आराम ही कर रहे थे। तभी नरेंद्र की नज़र उन दोनों पर गई और उसने कहा, ये कौन है? कहीं इन दोनों ने ही तो वो टोटका नहीं किया था। पास जाकर देखना पड़ेगा। नरेंद्र धीरे धीरे उनके पास जाता है और उन दोनों को पहचान लेता है। अच्छा, तो ये इन दो राजकुमारों का काम है। कोई बात नहीं, एक बार परीक्षा खत्म हो जाए फिर इन दोनों को अच्छे से देखूंगा। उन दोनों को बिना जगाए नरेंद्र वहां से आगे बढ़ जाता है। नरेंद्र के सामने अब अंतिम और आखिरी पहेली बची थी और इसे पहेली को पार करते ही वो गुरुकुल में दाखिला लेने के और करीब आ जाता। उस जंगल के बाहर खड़े होकर आचार्य अशोक पानी के बर्तन में सारी गतिविधि देख रहे थे और आचार्य अशोक ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सागर के पिता को इन पहेलियों की पूरी जानकारी दी थी और उस पूरे कारनामे में वो भी शौर्य और सागर के साथ बराबर के हिस्सेदार थे। आचार्य अशोक आराम से बैठकर सब देख रहे होते हैं कि तभी एक सैनिक उनके पास एक चिट्ठी लेकर आया और उनसे बोला, आचार्य, आपके लिए कोई चिट्ठी देकर गया है। आचार्य अशोक ने उस सैनिक की तरफ देखा और कहा, कौन दे गया है? नाम नहीं पूछा। सैनिक ने कहा, पूछा था आचार्य, लेकिन उसने कहा कि जब वो चिट्ठी देखेगा तो खुद समझ जाएगा। तुम बस उसे ये चिट्ठी दे देना। अशोक ने उसके हाथ से चिट्ठी लेते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ। अशोक ने चिट्ठी खोली तो वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और बोला, ये तो वही लड़का है। चिट्ठी पढ़ते ही अशोक ने पानी में देखा और कहा, हाँ, मेरा शक सही था, ये वही है। उस चिट्ठी में एक संदेश और एक व्यक्ति की फोटो थी। अल्पविराम। नरेंद्र धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला होता है कि तभी अचानक से एक परछाई उसका पीछे करने लगी। नरेंद्र को भी इस बात की भनक लग गई थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। नरेंद्र थोड़ी देर चलता रहा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो अचानक से पीछे मुड़ा और उस परछाई का गला दबा दिया और चिल्लाते हुए बोला, कौन है तू? बोल, कौन है तू, बता। इससे पहले नरेंद्र कुछ कर पाता वो परछाई एक धुएं में बदल गई और नरेंद्र के सामने एक डायन के रूप में आ गई।
उस डायन के चेहरे पर कई निशान थे और उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। उस औरत ने नरेंद्र को सख्त अंदाज में कहा, मैं हूं तेरी किस्मत की चाबी। नरेंद्र ने कहा, तू मेरी किस्मत की चाबी कैसे हो सकती है? पूरी बात बोल। उस डायन ने कहा, मतलब कि मैं तुझसे एक आखिरी पहेली पूछूंगी और अगर तूने उसका सही जवाब दे दिया तो तेरी किस्मत खुल जाएगी। तो हुई ना मैं तेरी किस्मत की चाबी। इतना कहते ही वो डायन जोर जोर से हंसने लगी। नरेंद्र गुस्से में कहता है, पूछ ना, क्या पूछना है? मेरे पास तेरे इस नाटक के लिए समय नहीं है। नरेंद्र की बात सुनकर भी वो डायन मुस्कुराती रही और बोली, देख तेरे पास इस जंगल से निकलने का और ये परीक्षा जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है। नरेंद्र ने पूछा, और वो क्या है? वो डायन नरेंद्र के चारों ओर घूमते हुए बोली, तेरे पास दो विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि तू इस पूरे जंगल में आग लगाने के लिए हाँ कर दे और ये परीक्षा जीत जा, और दूसरा विकल्प है कि तू इस जंगल और यहाँ के जानवरों को बचा ले और इस परीक्षा को हार जा। बता क्या करेगा तू? डायन की बात सुनकर नरेंद्र सोच में पड़ गया और मन ही मन बोला, अगर जंगल में आग लग गई तो बाकी के योद्धा, पेड़ पौधे और सभी जानवर मारे जाएंगे। लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मैं परीक्षा से बाहर हो जाऊंगा और गुरुकुल में दाखिला नहीं ले पाऊंगा। नरेंद्र की सोच और गहरी होती जा रही थी। हे भगवान, अब क्या करूं? परीक्षा भी जीतनी है और जंगल को भी बचाना है, नरेंद्र ने कहा। थोड़ी देर विचार करने के बाद नरेंद्र ने उस डायन से कहा, मैं इस परीक्षा में अपनी हार मानता हूं और इस जंगल को बचाने वाले विकल्प को चुनता हूं। नरेंद्र की बात सुनकर वो डायन मुस्कुराए और बोली, अरे वाह, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। मुझे नहीं पता था इस चमकदार चेहरे के पीछे इतना बड़ा बेवकूफ़ छिपा है। ठीक है, अगर तुम्हारा यही निर्णय है, अब तुम वापस जा सकते हो। लगा कि तभी पीछे से एक मधुर आवाज़ आई, नरेंद्र। नरेंद्र उदास होकर वापस जाने। किसकी थी वो मधुर आवाज़? और क्या नरेंद्र आर्यकुल के दाखिले की परीक्षा से बाहर हो गया है? नरेंद्र ने समझदारी दिखाते हुए शुरुआती दो पहेलियां सुलझा ली थी, लेकिन जंगल की रक्षा के लिए वो परीक्षा पास करने से चूक गया। वो अपनी हार मानकर जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आई। नरेंद्र जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसके सामने एक सुंदर अप्सरा खड़ी थी। नरेंद्र, मुबारक हो, तुमने ये प्रतियोगिता जीत ली है, उस अप्सरा ने कहा। नरेंद्र चौंक कर बोला, लेकिन वो डायन कहाँ गई और तुम कौन हो? उस अप्सरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही हूँ वो जिसे तुम डायन समझ रहे थे। मेरा नाम मंदाकिनी है और मैं इस जंगल की देखभाल करती हूँ। नरेंद्र उस अप्सरा की बात सुनकर खुशी से झूम उठा और बोला, अच्छा, लेकिन मंदाकिनी जी, मुझे यहाँ एक अंगूठी ढूंढनी है। आप मेरी वो अंगूठी ढूंढने में मदद कर सकती हैं? वो अप्सरा मुस्कुराए और अपनी मुट्ठी खोलते हुए बोली, कहीं यही तो वो अंगूठी नहीं जिसकी तुम्हें तलाश है? उस अंगूठी को देखते ही नरेंद्र की आंखों में चमक आ गई और वो बोला, हाँ, यही है। उस अप्सरा ने कहा, नरेंद्र, अपने स्वार्थ को छोड़कर तुमने इस जंगल की और इसमें रहने वाले पेड़ पौधों और जानवरों की जान को चुना, इसलिए अंगूठी मैं तुम्हें इनाम में देती हूँ। इतना कहकर वो अप्सरा उस अंगूठी को नरेंद्र को थमा देती है। चैप्टर्स यूज्ड 102,103 और 104। उस अंगूठी को नरेंद्र को थमाकर वो अप्सरा कहती है, याद रखना नरेंद्र, ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है। जब तक ये अंगूठी तुम्हारे साथ है, ये तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी और सही रास्ते पर ले जाएगी। नरेंद्र उस अप्सरा की बात सुनकर अपना सर झुकाता है और कहता है, ठीक है मंदाकिनी जी। अल्पविराम। शौर्य और सागर आराम ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से शौर्य की आंख खुल गई और उसने तुरंत सागर को उठाया और बोला, सागर, सागर। शौर्य के बार बार उठाने पर अचानक से सागर की आंख खुलती है और वो हड़बड़ाहट में बोलता है, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? शौर्य कहता है, भाई शाम हो गई है, चल बहुत हो गया आराम, अब तीसरी बाधा सुलझा के यहाँ से चलते हैं। शौर्य की बात खत्म होते ही सागर वहाँ से उठ जाता है और पहाड़ी की चोटी पर जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक लकड़ी के बोर्ड पर कुछ लिखा होता है, जिसे देखकर शौर्य कहता है, भाई देख, वहाँ पर कुछ लिखा है। शौर्य और सागर उस बोर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। उस बोर्ड पर लिखा था, परीक्षा समाप्त हो चुकी है, कृपया अगले साल बेईमानी करें। ये वाक्य पढ़ते ही उन दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो चौंकते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शौर्य अपने दांत भींचते हुए सागर को कहता है, इसका मतलब वो नरेंद्र परीक्षा जीत गया है, ये जरूर उसी का काम होगा। अल्पविराम अल्पविराम डॉट। नरेंद्र ने सभी धुरंधरों को हराते हुए इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। नरेंद्र अभी प्रतियोगिता जीतने का जश्न मना ही रहा था कि अचानक से आर्यकुल के शिक्षक अशोक ने नरेंद्र पर बेईमानी करने का आरोप लगा दिया। अशोक ने नरेंद्र पर तंज कसा और कहा, ये बच्चा कभी आर्यकुल की परीक्षा को पास नहीं कर सकता, इसने जरूर कोई ना कोई बेईमानी की है। नरेंद्र ने अपना बचाव किया और कहा, आचार्य, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है, मैंने पूरी ईमानदारी से ये परीक्षा जीती है। आचार्य अशोक ने कहा, तूने बेईमानी की है?
झूठ मत बोल, मैं तेरे जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ। तू बिना बेईमानी के कभी ये परीक्षा नहीं जीत सकता था। आचार्य अशोक की बात सुनकर शौर्य ने भी उनका समर्थन किया और कहा, आप ठीक कह रहे हैं आचार्य जी। इसने बेईमानी की है। इसने पानी पिलाने के बहाने हम दोनों को नींद की दवाई दी थी। सागर ने भी शौर्य की बात में सहमति जताई और कहा, हाँ आचार्य जी, हमने इस पर विश्वास करके इसका दिया हुआ पानी पी लिया, लेकिन इसने चालाकी से उसमें नींद की दवाई मिला दी, जिससे ये हमसे पहले पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। आचार्य अशोक ने उन दोनों की बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं जानता हूं इन जैसों को। ये लोग गुरुकुल में पैर रखने के भी लायक नहीं हैं। राजकुमारी अंबिका भी ये सब होता देख रही थी, तभी वो बीच में आए और बोली, आचार्य अशोक, मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों बोल रहे हैं। आपके लिए जो चिट्ठी आई थी उसे मैंने पढ़ा था और उसमें आई तस्वीर को भी देखा था। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने निजी मामलों को गुरुकुल में ना लाएं। राजकुमारी अंबिका की बात सुनकर आचार्य अशोक के होश उड़ गए और वो निशब्द हो गया। राजकुमारी अंबिका ने सभी छात्रों से कहा, आप सभी लोग अपने अपने तंबुओं में जाएं। कल की परीक्षा सूर्योदय के पश्चात शुरू होगी। राजकुमारी अंबिका की बात सुनकर सभी लोग वहां से अपने अपने तंबुओं की ओर चले जाते हैं। नरेंद्र अभी भी वहां रुका था, जिसे देखकर राजकुमारी अंबिका उसके पास आए और कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाके अपने तंबू में आराम करो। नरेंद्र ने विनम्रता राजकुमारी अंबिका को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। उसे एक साथी छात्र से पता चला कि राजकुमारी अंबिका राजधानी के राजा की अवैध संतान थी। अंबिका राजा और राज दरबार में काम करने वाली दासी की बेटी थी, जिसे राजा ने पाल पोस कर बड़ा किया था और उनको भी राजकुमारी का दर्जा दिया था। अल्पविराम दौड़। सभी लोग आज की परीक्षा समाप्त होने के बाद जंगल के पास बने अपने अपने तंबुओं में आ गए थे। तंबुओं का बंटवारा भी आज के प्रदर्शन के आधार पर हुआ था। नरेंद्र ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसकी वजह से एक आलीशान तंबू दिया गया था। वहीं दूसरी ओर जिन योद्धाओं का प्रदर्शन साधारण था, उन सभी को एक साथ रखा गया था। शौर्य और सागर को भी एक तंबू में रखा गया था। सभी लोग अपने अपने तंबू में सो ही रहे थे कि अचानक से नरेंद्र के तंबू के बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है, बाहर निकल ओ बेईमान, बाहर निकल। एक अधेड़ उम्र का आदमी नरेंद्र के तंबू के बाहर खड़े होकर उसे ललकार रहा था। उस आदमी ने फिर से कहा, अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं अंदर आ जाऊंगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप बाहर आ जा। उस आदमी के चिल्लाने की वजह से सभी छात्र अपने अपने तंबू से बाहर आ गए। उस आदमी को देखकर सागर हैरान रह गया और बोला, अरे ये तो आचार्य धनंजय हैं, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? शौर्य ने कहा, अच्छा, तो ये ही आचार्य धनंजय, इनका तो बहुत नाम सुना है मैंने। पिताजी भी अक्सर इनके बारे में मुझे बताते रहते हैं। आचार्य धनंजय के बार बार बुलाने पर भी नरेंद्र चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था और उन्हें अनसुना कर रहा था। आचार्य धनंजय ने अपने पास एक मशाल पड़ी देखी और उन्होंने वो मशाल अपने हाथ में उठा ली और नरेंद्र को ललकारते हुए कहा, अरे ओ नकली योद्धा, अगर तू अब बाहर नहीं आया तो मैं तेरे पूरे तंबू में आग लगा दूंगा, समझा? आचार्य धनंजय की बात सुनकर नरेंद्र की दोनों आंखें खुली और वो हड़बड़ी में अपने बिस्तर से उठकर खड़ा होकर बाहर आ गया। नरेंद्र ने बहुत विनम्रता से कहा, क्या हुआ महाशय, आपको मुझसे कुछ काम है? आचार्य धनंजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझसे और काम? तू किसी के काम आने वाली नहीं बल्कि काम बिगाड़ने वाली चीज है। इतना कहते ही वहां पर खड़े सभी छात्र भी हंसने लगे। आचार्य धनंजय अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, मुझे पता है तूने बेईमानी तो की है और गुरुकुल तुझे इसकी सजा दे या ना दे, पर मैं तुझे इस बेईमानी की सजा जरूर देकर रहूंगा। देखिए महाशय, मैं नहीं जानता कि आप कौन है। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी है तो कल सुबह जब प्रतियोगिता शुरू होगी तो आचार्यों से अपनी बात कह लीजिएगा। तो तेरी अब इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मुझसे जबान भी लड़ाएगा? इतना कहने के बाद आचार्य धनंजय ने खुद को शांत करते हुए कहा, जा, मैं तुझ पर एक एहसान करता हूँ। तेरे पास एक मौका है, अपनी जान बचाकर भागना चाहता है तो भाग ले, नहीं तो मैंने अगर एक बार अपनी तलवार उठा ली तो तेरा सिर काटे बगैर म्यान में नहीं रखूंगा। नरेंद्र को इतना कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। वह उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, अगर आपकी यही चाहत है तो आकर पूरी कर लीजिए। आचार्य धनंजय को नरेंद्र की बात किसी तीर की तरह चुभी। वे आगे बढ़े और नरेंद्र के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। नरेंद्र को थप्पड़ लगते ही वहां खड़े सारे बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी। आचार्य धनंजय का थप्पड़ खाने के बावजूद भी नरेंद्र अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला, बल्कि पलटकर नरेंद्र ने भी उन्हें एक थप्पड़ जमा दिया। ये देखकर सभी प्रतिभागियों में सन्नाटा छा गया। खुसुर पुसुर की आवाजें आने लगी, अरे इसकी हिम्मत तो देखो, इसने आचार्य को ही मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद आचार्य धनंजय के क्रोध की सीमा ही नहीं रही।
वो तलवार निकालकर नरेंद्र की ओर बढ़े। नरेंद्र आने वाले खतरे को लेकर सावधान था। वो तुरंत झुककर बचा और अपनी तलवार निकालकर आचार्य धनंजय की छाती में उतार दी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। आचार्य धनंजय के मरते ही वहां भगदड़ मच गई। सभी लोग चुपचाप आराम से अपने तंबू में जाकर सो गए। दूर जंगल में से एक काली परछाई अपने हाथ में तीर धनुष लिए ये सब देख रही थी। उस काली परछाई के साथ वहां पर एक और व्यक्ति था। उसने उस धनुर्धर से कहा, कितना समय लगेगा इसे मारने में? वैसे तो तू अपने आप को गुरुकुल का बहुत बड़ा धनुर्धर कहता है और 2 घंटे से बस उसे देखे जा रहा है, मारेगा कब? उस धनुर्धर ने जवाब दिया और बोला, आप मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। अगर संदेह है तो किसी और से करा लीजिए। धनुर्धर के साथ खड़े व्यक्ति ने कहा, अच्छा भाई, ठीक है, गलती हो गई मुझसे, बस तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, बस अब चल जल्दी काम खत्म कर। उस धनुर्धर ने कहा, ठीक है, करता हूं, अब बीच में मत टोकना। वो व्यक्ति मुंह बनाकर चुपचाप खड़ा रहा और उस धनुर्धर को देखता रहा। रात ढली और चांद निकल आया। चांद की रोशनी में तंबू के अंदर सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। अचानक से नरेंद्र के तंबू में कुछ हलचल हुई और उस काली परछाई ने एक एक करके कई तीर नरेंद्र के तंबू में दाग दिए। उस धनुर्धर के साथ खड़ा वो व्यक्ति खुशी से झूम उठा और बोला, शाबाश, चलो इसका खेल खत्म। अब तू भी अपना सामान समेट और जल्दी यहां से निकल, नहीं तो कोई देख लेगा। उस धनुर्धर ने अपना तीर धनुष समेटा और जंगल में कहीं गुम हो गया। उसके साथ खड़ा वो व्यक्ति भी वहां से वापस चला गया। अल्पविराम दौड़। वो धनुर्धर कुछ गाने फुसफुसाते हुए जंगल के रास्ते वापस छात्रावास ही जा रहा था कि अचानक से उसे अपने पीछे पत्तियों की झुरमुट में कुछ हलचल महसूस हुई। काली परछाई ने पलट कर देखा तो वहां एक खरगोश था। खरगोश, सबसे पहले इन खरगोश को ही मारना पड़ेगा, अभी इसके चक्कर में मेरी जान निकल गई थी। कहते हुए ज्यों ही वह धनुर्धर आगे बढ़ने के लिए मुड़ा त्यों कि अचानक से उसके गले पर एक तलवार आकर रुक गई। उस परछाई ने जैसे ही उस तलवारधारी इंसान को देखा तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसके सामने हाथ में तलवार लिए नरेंद्र खड़ा था। तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है? नरेंद्र ने उससे सीधा सवाल किया। तुम जिंदा कैसे हो? अभी उस तंबू में कौन था? उस धनुर्धर ने घबराते हुए पूछा। बेटा, नरेंद्र को मारना तेरे जैसे बच्चों के बस की बात नहीं है, समझा? नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी बता, किसके कहने पर आया था? नरेंद्र ने उस धनुर्धर की गर्दन पर तलवार और कसके लगाते हुए कहा। नरेंद्र की बात सुनकर वो धनुर्धर घबरा गया और बोला, बता रहा हूं, तलवार मत चलाना, माफ कर दो, जल्दी बता, बोल जल्दी। नरेंद्र ने चिल्लाकर पूछा। मुझे यहाँ आचार्य अशोक ने भेजा था और तुम्हें मारने के बदले मुझे सोने के सिक्के भी दिए थे, उस धनुर्धर ने कहा। नरेंद्र ने मन ही मन कहा, अच्छा, ये अशोक है, लेकिन ये आज सुबह से ही मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है? नरेंद्र ये सब सोच ही रहा था तभी उस धनुर्धर ने कहा, कृपया अब मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। नरेंद्र ने कुछ देर सोचा और उसके बाद उस धनुर्धर की गर्दन उसके शरीर से अलग कर दी। जैसे जैसे नरेंद्र गर्दन पर तलवार चला रहा था वैसे वैसे उस धनुर्धर की चीख बंद हो गई और उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया। उस धनुर्धर के मरते ही नरेंद्र ने सोचा, इसे यहीं छोड़ देता हूं, जंगली जानवर सुबह तक इसके पूरे शरीर को नोच कर खा जाएंगे। नरेंद्र उस धनुर्धर के शरीर को जंगल में छोड़कर वहां से अपने तंबू में चला गया। नरेंद्र के जाते ही कुछ जंगली जानवर उस धनुर्धर के शरीर को नोच नोच कर खा गए। अल्पविराम दौड़। आसमान एकदम साफ था, पक्षी चहक रहे थे, सूर्योदय होने ही वाला था। सभी योद्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे कि तभी शौर्य ने सागर से कहा, भाई, तुझे याद है ना कल रात क्या हुआ था? सागर अपनी तलवार साफ करते हुए बोला, हाँ, सब याद है, उसने आचार्य को नहीं छोड़ा, कैसे भूल सकता हूं मैं, वो दृश्य अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। शौर्य ने कहा, आज कुछ भी हो जाए, हम उसे गुरुकुल से बाहर निकलवा कर रहेंगे। एक शंख बजा और दूसरे दिन की परीक्षा का ऐलान हुआ। सभी विद्यार्थी परीक्षा के लिए गुरुकुल के मुख्य मैदान पर पहुंच जाए, परीक्षा शुरू होने वाली है। सागर अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और बोला, अब तक गुरु व्योम को इसके बारे में पता चल गया होगा, देखते हैं वो क्या निर्णय लेते हैं। अब चल, परीक्षा शुरू होने वाली है। आचार्य धनंजय को मारने के बाद गुरुकुल में क्या होगा नरेंद्र का भविष्य? क्या गुरु व्योम नरेंद्र को गुरुकुल से निकाल देंगे?